हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज डिकेंस कुमार सिन्हा और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ राइज ऑफ मगध के बारे में। तो इसके पहले हम लोग एक्चुअली 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं जो एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड है, और आज ये 6ठा लेक्चर होगा हम लोगों का। आई थिंक टोटल 12 या 13 लेक्चर होगा आप लोगों का, और सारे लेक्चर कवर करने कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों का सारा कंपाइल करके एक लेक्चर में दे दूंगा। मैं ट्राई करूंगा एक लेक्चर में कंपाइल करने का, जो आई थिंक 3 से 4 घंटे का होगा, मैक्सिमम 3-4 घंटे का होगा, जिसमें कि आप लोगों को सारा आप लोगों का ये एंशिएंट इंडिया कवर हो जाएगा। इसमें आप लोगों का फैक्ट के साथ साथ स्टोरी भी मैं बताते जा रहा हूँ। इसके बाद आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ से मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मगध के बाद से, तो स्टोरी जो होगा, स्टोरी सारा लिखना बोर्ड पे संभव नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट एवरीथिंग ऑन द बोर्ड। स्टोरी स्पेशली लिखना ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि बुक से, घटनाचक्र से और लूसेंट से जो भी फैक्ट जो है मैं यहाँ पे लिख दूं। स्टोरी है वो मैं आपको बता दूंगा, स्टोरी बताते समय स्टोरी सुना दूं। उससे क्या होगा कि स्टोरी कनेक्ट होगा। जब आप लूसेंट पढ़िएगा तो स्टोरी उसमें नहीं रहता, इस कारण से वो क्या होता है कि याद नहीं हो पाता है। यहाँ पे मैं स्टोरी आपको लिंक करूंगा, इससे आपको याद होगा। तो देखते हैं आज राइज ऑफ मगध के बारे में। तो इससे पहले हम आपको बताए थे आपको कि वैदिक कल्चर के बारे में बताए थे ना, बताऊं। उसमें था कि अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक बताए थे। अर्ली वैदिक मतलब ऋग वैदिक, और लेटर वैदिक में हम बताए थे। लेटर वैदिक में बताए थे कि धीरे धीरे जनपद बनना चालू हो गया था। उसके बाद हम बताएं फिर महाजनपद बताएं। महाजनपद में बताएं कि छोटा जनपद था वो बड़ा बड़ा महाजनपद के रूप में बन गया। और हमारे पास 6वीं शताब्दी के आसपास 600 BC के आसपास हमारे पास 16 महाजनपद था, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके बाद क्या हो गया, कुछ राजा लोग जो थे आपस में लड़ करके दूसरे को कैप्चर करके धीरे धीरे महान बनना चालू कर दिया, मतलब अपने एरिया को फैलाना चालू कर दिया। उससे क्या हो गया कि 16 जो जनपद था वो धीरे धीरे घट करके मात्र 4 जनपद बच गया। उसमें से था कौशल, मगध, अवंती और वत्स। अब अगर ध्यान में आना चाहिए कि मगध कहाँ है, बिहार के आसपास वाला रीजन में। कौशल कहाँ है, समझ में आना चाहिए, गंगा के ऊपर यूपी के आसपास में, ये इस जहाँ का इसका मतलब कौशल हो गया। ये अवंती हो गया, तो समझ में आना चाहिए कि अवंती कहाँ है, ये कौशल से नीचे गंगा के इस पार, ये इलाहाबाद के आसपास वाला रीजन में। बत्सा तो समझ में आना चाहिए कहाँ पे है। तो इस तरह से मतलब कि हम लोग का 4 जो मेन था हम लोग का बच गया था। 4 हम लोग का सब एक दूसरे को हड़पने के बाद 4 हम लोग का बच गया था, जो अपने आप में फाइट कर रहा था। लेकिन चारों फाइट करते करते मगध ही एकमात्र बचता है। कैसे? कौशल के राजा प्रसेनजीत रहते हैं, उसको मतलब कि बिंबिसार से तो उसके साथ अलायंस चलता था, मैट्रिमोनियल अलायंस चलता था। मतलब कि कौशल के राजा प्रसेनजीत थे, उनकी बहन से शादी कर लिया था, जो कौशला देवी, उनकी बहन का नाम था कौशला देवी। उससे शादी कर लिया था कौन? बिंबिसार। तो इस तरह से बिंबिसार को कौशल से सपोर्ट मिला हुआ था, और बिंबिसार कौशल से सपोर्ट मिला हुआ था। साथ में अंग साथ में काशी जो था डौरी के रूप में, दहेज के रूप में मिला हुआ था। तो कौशल के राजा जो प्रसेनजीत थे, उनकी बहन जो कौशला देवी थी, उनसे शादी करने के बाद बिंबिसार को क्या मिला? कौशल पे तो विश्वास जीता ही कि कौशल कुछ नहीं करेगा। कौशल उसका एक तरह से फ्रेंडली स्टेट बन गया। लेकिन काशी को दहेज में मिला, जिस कारण से थोड़ा मगध और स्ट्रांग हो गया। जो बिंबिसार मगध था और स्ट्रांग हो गया। साथ में अवंती का हम लोग देखते हैं कि अवंती के भी मतलब कि जो शिशुनाग जो है अवंती को भी हड़प लेता है लास्ट में, तो अवंती भी एक तरह से जीत लेता है। तो इस तरह से करते करते बस सबको मिला करके मगध ही फाइनली एक ग्रेट हमारा स्टेट बनता है, जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया पे राज करता है। तो इसे 16 से 4 से फिर धीरे धीरे एक घट हो जाता है मगध। तो ये देखते हैं कि मगध एम्पायर का आखिर इतना बड़ा एम्पायर बनने में किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, किसका मतलब किस चीज का हाथ था। तो देखेंगे बहुत सारा फैक्टर था, जैसे कि फर्टाइल लैंड था। अब फर्टाइल लैंड मतलब क्या, जैसे कि देखें कि जो मगध जो है, जो गंगेटिक वैली है, उसको बीचों बीच में पड़ता है। ना तो अप स्ट्रीम में पड़ता है, ना बहुत डाउन स्ट्रीम में पड़ता है। अप स्ट्रीम मतलब क्या, उत्तराखंड वगैरह के आसपास, वहां पे नहीं पड़ता है। वहां पर पड़ने घाटा है ना, कि वाटर का जो फ्लो बहुत तेजी में होगा, तो फ्लड वगैरह ज्यादा आएगा, फ्लड वगैरह लैंडस्लाइड आएगा, तो वहां स्टेबल स्टेट नहीं बन सकता है। बहुत ज्यादा डाउन स्ट्रीम में चले जाएंगे वेस्ट बंगाल के आसपास में, तो वहां पे मतलब कि पानी का बहाव बहुत कम हो जाता है, जिस कारण से पानी कभी कभी मतलब कि एग्रीकल्चर के लायक जो पानी होता है वो नहीं होगा, वो सब सलाइन वाटर होगा वहां पे, समुद्र के आसपास का एरिया में।
और वहाँ पे मतलब कि पानी का बहाव बहुत घट जाता है। तो ये मतलब कि एकदम बीच गंगेटिक वैली बीच में था, उसे उसका ये फायदा मिला कि यहाँ पे लैंड बहुत फर्टाइल था, अलुवियल लैंड था, इस कारण से खेती बहुत ही तेजी में हुआ। अब जब खेती होगा तो लोगों का ज़्यादा अनाज होगा, जब लोगों का ज़्यादा अनाज होगा तो क्या होगा, लोग अपन जो ज़्यादा जो है टैक्स ज़्यादा बढ़ा सकता है, टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा आएगा, रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। हम जानते हैं कि जिसके पास पैसा है उसके पास इंपायर है, इकोनॉमी का इंपायर होता है, तो इकोनॉमी आ गया तो इंपायर खड़ा हो गया मगध का, एक रीजन ये था। दूसरा कि आयरन और राजगीर के पास में हम लोग पढ़े हैं कि मगध का कैपिटल कहाँ था स्टार्टिंग में, राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र शिफ्ट होता है, वैशाली शिफ्ट होता है, लेकिन फिर आयरन और वहाँ राजगीर के पास में आयरन और बहुत ज्यादा था। अब आयरन और होने का जैसे कि कॉपर और आयरन गया के आसपास में मिला है। हम जानते हैं कि मगध हमारा गंगा मतलब कि पटना, गया और नालंदा के आसपास फैला हुआ था, तो गया में हमारा आयरन भी मिला है। तो आयरन का क्या फायदा हुआ, आयरन का बहुत सारा फायदा है। पहला तो हथियार बना सकते हैं आयरन का, लोहा का हथियार बना सकते हैं। दूसरा चीज है कि पेड़ पौधा को काट करके हम जंगल साफ करके हम अपना फर्टाइल लैंड बनाने के काम हुआ, खेती का जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका एक्सटेंशन हुआ। तीसरा हम लोग को फायदा हो गया क्या कि उसको हथियार बना सकते हैं और एग्रीकल्चर लैंड क्रिएट कर सकते हैं, और तरह तरह के ऐसा इक्विपमेंट बना सकते हैं जिसको खेती करने में हेल्प हमको हो, बीज बोने में, खेत की जुताई में, ये सब में हेल्प हो। तो आयरन और कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा ये हेल्प किया है मगध को एम्पायर को बढ़ाने में। राजगीर अपने आप में सराउंडेड बाई 5 हिल्स, या आसपास से 5 हिल्स से सराउंडेड है। जो राजगीर जो है छोटा छोटा 5 हिल्स चारों तरफ से फैला हुआ है। तो इससे क्या हो गया कि उस पर कोई अटैक नहीं कर सकता था। जैसे कि अब कोई राजा है जो अपना दुर्ग बनाता है, किला बनाता है, तो उसको आर्टिफिशियली बनाता है, बड़ा बड़ा दीवार लगाता है। इसको दीवार लगाने की जरूरत ही नहीं था क्योंकि आर्टिफिशियल था, ये मतलब नेचुरल था ये। तो ये बहुत बड़ा इसको बेनिफिट मिल गया। एवल रूलर्स जितने भी राजा हुए हैं ना, सब महान महान राजा हुए हैं। बहुत बड़ा एक ये भी रीजन है। जैसे हम देखेंगे हरियंका डायनेस्टी देखेंगे तो बिंबिसार देखते हैं, अजातशत्रु देखते हैं, उसके बाद जब शिशुनाग आता है शिशुनाग देखते हैं, उसके बाद जब महापद्म नंद डायनेस्टी में महापद्म नंद आता है, उसके बाद धनानंद आता है, फिर उसको चंद्रगुप्त मौर्य आता है, बिंदुसार आता है, अशोका आता है, माने एक आप एक सब महान महान रूलर आते रहता है। तो कहीं ना कहीं सबका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इस कारण से बहुत सारा एक फैक्टर मिला करके हमारा मगध को आगे ले जाने में ये हेल्प था। अब क्वेश्चन आता है बीपीएससी का मेंस में भी आ सकता है, यूपीएससी के मेंस में भी आ सकता है, वो सारा क्या फैक्टर था जिसके कारण से मगध ग्रेट बना। तो यहाँ से हम समराइज करके लिख सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर्स, आयरन और ये हो जाएगा। और स्ट्रेटेजिकल फैक्टर मतलब कि उसका होता है ना कि मतलब स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंस था। तो ये सराउंडेड बाई 5 हिल्स जिसके कारण से नहीं कर पाता था कोई अटैक वगैरह। आयरन और के दे देंगे कि हथियार बनाता था। तो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल फैक्टर्स दे देंगे कि राजा लोग बहुत ही मतलब अच्छे थे। तो अलग अलग डिवीजन करके लिख सकते हैं, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स तोड़ के लिख सकते हैं। फाउंडर्स कौन था, मगध का फाउंडर्स कौन था? तो ऐसा माना जाता है कि हरियंका डायनेस्टी, माने हम लोग तो पढ़ते हैं बिंबिसार से, जो स्टोरी अवेलेबल है हम लोग को है बिंबिसार से अवेलेबल है। लेकिन बिंबिसार से पहले हम लोग का एक बृहद्रथ एक रूलर हुआ करता था, जिसको ऋग्वेद में हम लोग मेंशन है। ऋग्वेद में एक राजा का नाम मेंशन है, उसका नाम था बृहद्रथ। उसी के नाम से बृहद्रथ डायनेस्टी बनाया था बृहद्रथ अपना। तो ये माना था कि फाउंडर था। इसके बेटा का नाम जरासंध था, जो कि महाभारत में आता है नाम। जरासंध के बारे में लोग जानते हैं ना महाभारत में। तो ये माना जाता है कि ये इसका रियल मतलब ये फाउंडर है। लेकिन जब हम देखते हैं डायनेस्टी के बारे में देखते हैं तो इसका मेनली 5 अच्छे डायनेस्टी होता है। जैसे कि बृहद्रथ डायनेस्टी सबसे पहले आता है, ये जो बताएंगे अभी। उसके बाद एक आता है प्रद्योतर डायनेस्टी आता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हम लोग का चालू होता है हरियंका डायनेस्टी से, जो हमारा रियल फाउंडर है हरियंका डायनेस्टी, जो हमारा बिंबिसार वाला है। उसके बाद शिशुनाग हो गया, नंदा हो गया, मौर्य हो गया। हरियंका बिंबिसार वाला, शिशुनाग भी इसको मारकर बनता है जो ये शिशुनाग, उसको नंदा महापद्म नंद वाला, और उसको मौर्य तो जानते करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य वाला। तो ये 3 नंबर से मेन स्टार्ट होता है। तब हरियंका डायनेस्टी हम लोग देखते हैं। हरियंका डायनेस्टी का मेन फाउंडर कौन था? बिंबिसार था, ठीक है ना। अच्छा, बिंबिसार 544 से लेकर के ये 492 ईस्वी तक रूल करता है। जब हरियंका डायनेस्टी का हम लोग देखेंगे ना तो 544 से लेकर के और 412 ईस्वी तक, 6वीं शताब्दी के 600 बीसी से लेकर के 544 बीसी, 600 से 544 बीसी तक आते आते ये चारों राज लड़ करके आपस में लड़ करके ये मतलब कि डिसाइड हो जाता है फाइनली कि मगध ही रूल करेगा। आने वाले फ्यूचर्स में मगध ही रूल करेगा। अब दिखता भी है कि 544 से 412 ईस्वी तक फिर ये रूल करता है, फिर आगे रूल करते जाता है धीरे धीरे अलग अलग डायनेस्टी इसी में से। तो देखते हैं हरियंका डायनेस्टी को देखते हैं। हरियंका डायनेस्टी का रूलर सबसे पहला कौन था? बिंबिसार था। अब देखो बिंबिसार अपना राज्य को आगे बढ़ाने में उसका क्या चीज का सबसे क्या किया ताकि उसका राज्य आगे बढ़ पाया? 2 चीज सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंट था। एक मैट्रिमोनियल अलायंस था, एक मिलिट्री एक्सपेडिशन था। 2 चीज। मैट्रिमोनियल अलायंस 3 स्टेट के साथ में वो मैट्रिमोनियल अलायंस किया था। पहला
कौशल के राजा प्रसेनजीत थे, उसकी बहन कोसला देवी था, उससे शादी किया, उससे उसको दहेज में काशी मिला, ठीक है। लिच्छवी का राजा जो हमारा जो बज्जी या वैशाली है ना, बज्जी क्लान या वैशाली का जो हमारा रिपब्लिकन था, पढ़ा है लास्ट क्लास में, उसमें से एक छोटा सा क्लान था, उसको बोलते हैं लिच्छवी क्लान। लिच्छवी क्लान जो है वहाँ एक राजा रहते हैं चेतक, उसकी इसमें नहीं लिखे हैं सब स्टोरी, उसमें उसका राजा रहते हैं चेतक की बेटी होती है चलन्ना, उससे शादी करता है ये। फिर इसी चलन्ना से ही पैदा होता है कौन? अजातशत्रु। हाँ, बहुत जगह लिखता है कोसला देवी, लेकिन नहीं, चलन्ना से ही पैदा होते हैं वो अजातशत्रु। और एक रानी और रहती है, जिससे शादी करते हैं बिंबिसार, कौन? खेमा बोलते हैं उसको, खेमा, जो मदरा किंग, पंजाब पाकिस्तान वाला एरिया जो है, वहां पे एक छोटा सा एक किंग मतलब कि रीजन रहता है, जिसको बोलते हैं मदरा किंग बोलते हैं, उसकी बेटी होती है खेमा, उससे भी शादी करते हैं। तो देख लो पंजाब, ये देख लो बज्जी वैशाली, ये देख लो कौशल, जहां से मिला काशी, इस तरह से करते करते बिंबिसार अपना एरिया को बहुत फैला चुका था। अब देखो, बज्जी को शादी किया, वैशाली मैंने बज्जी का जो लिच्छवी था, उसका जो राजा चेतक थे, उसकी बेटी से शादी की चलन्ना से, तो इससे क्या हो गया? नेपाल के आसपास फैल गया, तो नॉर्थ में फैल गया बिंबिसार का, मगध से नॉर्थ की तरफ फैल गया। अब कौशल से शादी किया, काशी मिल गया, ये सबसे वेस्ट की तरफ फैल गया। तो जो बिंबिसार था, उसका एक्सपेंशन नॉर्थ की तरफ, वेस्ट की तरफ होता चला गया पूरा। मतलब समझ रहे हो ना, अपना पावर के थ्रू नॉर्थ में, वेस्ट में पूरा फैलाता चला गया। ईस्ट में तो खुद था ही अपने आप मगध। तो इस तरह से मिलिट्री एक्सपेडिशन के थ्रू अवंती तक पहुंच गया था ये। और अंग तो जानते ही हैं, बिहार के जो ईस्ट वाला रीजन में अंग है, तो अंग के एक राजा थे, उसका नाम था ब्रह्मदत्त। ये बृहद्रथ नहीं, बृहद्रथ तो ये हमारा फाउंडर है, ये ब्रह्मदत्त बोलते हैं। ब्रह्मदत्त के अंग के राजा रहते हैं, जिसको हरा करके ये अंग को जीत लेता है। अंग को मिलाता कौन है मगध में? बिंबिसार ही तो मिलाता है अंग को, यही जो रहते हैं रूलर, इसको हराते हैं। और इसमें जानते हो, जो बिंबिसार है ना, उसको पर्सनली खुन्नस भी रहता है अंग से। अंग को तो मिलाना था, क्यों? क्योंकि जो बिंबिसार के जो पिताजी थे, उसको हराता है ब्रह्मदत्त जो अंग डायनेस्टी रहता है ना, वो हराता है इसके पिताजी को। इसको खुन्नस रहता है कि हमको अंग को हराना है, तो यही अंग को सबसे पहले हराता है, ब्रह्मदत्त को। सबसे पहले अंग ही तो है जिसको मिलाता है ये। उसके बाद अवंती कौन? ये मलवा वाला रीजन वाला अवंती। कल पढ़ाए थे कि मलवा में एक जो था विंध्या के ऊपर में, तो मलवा वाला जो अवंती, यही प्रद्योता किंग रहते हैं, जिससे भी फाइट चलता है बिंबिसार का, लेकिन जीत नहीं पाता है। तो क्या करता है ना, कि एक बार जब क्या होता है कि बहुत दिन तक लड़ाई खींच जाता है, जीत नहीं पाता है, तो क्या होता है कि जो एक बार प्रद्योता रहते हैं ना, जो वहाँ के जो रूलर रहते हैं अवंती के, उनको जॉन्डिस हो जाता है। जब जॉन्डिस हो जाता है ना, तो जो बिंबिसार है ना, जीवक नाम के एक उसके फिजिशियन रहते हैं, उसको भेजते हैं। तो जब इसको भेजते हैं ना, तो धीरे धीरे अवंती का जो रूलर रहता है ना, प्रद्योता, उनके धीरे धीरे दोनों के बीच में धीरे धीरे अच्छा अथी बन जाता है, और दोनों को जो बीच में वार रहता है वो खत्म हो जाता है। अब बिंबिसार को अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे कि सोनिका बोलते हैं, सेनिया बोलते हैं, इसलिए क्योंकि पहला रूलर थे जिनके पास लार्ज स्टैंडिंग आर्मी था। हम पढ़ाए हैं कि लेटर वैदिक में किसी के पास लार्ज स्टैंडिंग आर्मी नहीं था, स्टैंडिंग आर्मी ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे रखना चालू किए। ये पहला रूलर रहता है जिनके पास में लार्ज स्टैंडिंग आर्मी रहता है, इसलिए इनको सेनिया भी बोलते हैं, कहीं कहीं सोनिका बोला जाता है इनको। ये राजगीर सिटी को बनाने में इन्हीं का हाथ रहता है। राजगीर सिटी को, राजगीर दुर्ग को नहीं, राजगीर में किला भी बनाते हैं, जो बनाता है इसका बेटा, लेकिन राजगीर सिटी को एस्टैब्लिश करने में इनका हाथ रहता है, क्योंकि कैपिटल तो इन्हीं रहता ना, कैपिटल इन्हीं का कैपिटल रहता ना स्टार्टिंग में राजगीर। अब अजातशत्रु को देखते हैं। 492 में इनका राज खत्म हो जाता है। 492 से 460 में अजातशत्रु रूल करता है, किल्ड हिज फादर। सबको पता है कि अपने बाप को मार देता है। जब अपने बाप को मार देता है, तो जो इनकी जो पत्नी रहती है बिंबिसार की, कोसला देवी जो रहती है, उनसे तो इनका जन्म तो हुआ नहीं था। इनका जन्म तो हुआ था चलाना से। ये चलाना के बेटे थे। चलाना के बेटे मतलब कहाँ? लिच्छवी वाले, जो बज्जी वैशाली वाले। तो कोसला देवी को मिला, दहेज में मिला था अंग। हम बता चुके हैं पिछले बार कि लड़की को कोई दहेज में मिलता था तो सिर्फ उसी का संपत्ति माना जाता था। अब कोसला देवी को लगा कि हमारा पति को मार दिया या हथिया लिया, तो फाइट चलने लगा। अपने घरेलू मामला में पारिवारिक झगड़ा हो गया, तो ये बोला कि नहीं, तो अपना मतलब जो हमको दहेज में मिला है तुमको काशी, उसको छोड़ दो। झगड़ा हो गया, कौशल में झगड़ा हो गया, कौशल से झगड़ा हो गया इसका। तो कौशल में कौन थे? प्रसेनजीत, इसके मामा जी। तो मामा जी से झगड़ा हो गया तो इसमें क्या हो गया? कौशल को हरा दिया। तो वहाँ कौशल की जो बेटी थी, कौशल के जो राजा प्रसेनजीत थे, उनकी बेटी थी, उसका नाम था बजीरा। तो बजीरा से शादी करना पड़ गया इनको, मतलब कि कौशल के राजा जो प्रसेनजीत थे, अपनी बेटी से शादी करना पड़ गया इनको। तो इससे देखो, अंग तो यही जीत लिए, बिंबिसार ही जीत लिए, ठीक है। उसके बाद ये इस दहेज में जो मिला था, काशी को भी एकदम अच्छी तरह से हथिया लिया, पूरा कमांड में ले लिया आपने। और बज्जी को, उसके बाद क्या किया कि बजीरा से शादी कर लिया, तो कौशल को भी एक तरह से लपेटे में ले लिया आपने। अब बच कौन गया? बज्जी बचा था।
तो ये ऐसा ऐसा आरोप लगाया बज्जी पे। बज्जी कौन? इसकी माँ का जो जहाँ लिच्छवी थी ना, जिसका बज्जी कहें तो बज्जी बहुत बड़ा एक एम्पायर था, एक रिपब्लिकन था, उसमें एक क्लान था। बज्जी एक रिपब्लिकन था, उसमें एक क्लान था, छोटा छोटा स्टेट था, उसका नाम था बज्जी, उसका नाम था लिच्छवी। तो लिच्छवी की तो थी जो इसकी जो माँ चलाना। तो ये जो अजातशत्रु रहता है ये ब्लेम करता है, ये ब्लेम करता है किसको? बज्जी को, कि तुम सपोर्ट कर रहे हो किसको? कौशल को। जब लड़ाई चल रहा था कौशल से लड़ाई चल रहा था, प्रसेनजीत से लड़ाई चल रहा था, तो ये ब्लेम करता है कि तुम सपोर्ट कर रहे हो। अब बज्जी पर अटैक कर देता है। तो बज्जी पर जब झगड़ा करने की कोशिश करता, देखता है कि जीत नहीं पाएगा, क्योंकि बज्जी एक बहुत बड़ा एक एम्पायर रहता है। रिपब्लिकन जहां भी रहेगा अपने आप में एक अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि वहां पे कोई राजा नहीं रहता, वहां पे चुन करके एक पर्सन रूल करता है वहां पे। तो वहां के लोग सेटिस्फाइड थे पूरा उसके साथ में। तो ये जीत नहीं सकता जब तक जनता साथ में हो। तो जनता साथ में था, तो क्या किया ना, 16 साल की लड़ाई के बाद जीतता। सोचो 16 साल तक इसको लग जाता जीतने में, आज जीत नहीं पाता है। तो ये क्या करता है ना, षड्यंत्र करता है, कॉन्स्पिरेसी। इसके दो डिप्लोमेट रहते हैं, जैसे एक का नाम था सुनिधा, एक का नाम था बत्साकर। तो सुनिधा बत्साकर 2 डिप्लोमेट रहते हैं, इसके मंत्री रहते हैं। उसको भेजता है वहां पे कि जाओ और जनता में फूट डालो, भड़काओ जनता को। तो जाके दोनों जनता को भड़काता है। तो जनता को, वहां के जनता जो रहता है उसके राजा के प्रति मन में बहुत अथी भर जाता है, कड़वापन भर जाता है, और तब जाकर के जीतता है। और जीतने में इसका 2 चीज और रहता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल निभाता है। एक को बोलते हैं रथ मुसलाकर, एक को बोलते हैं महाशिलकंटका। अब देखो बाहुबली मूवी देखे होगे, बाहुबली मूवी में 2 रहता है, वो प्रभास रहता है, वो भल्लाल देव रहता है। 2 मेन हीरो रहता है उसमें, एक हीरो एक विलेन। तो जब युद्ध होता है, जब उसको युद्ध होता है दोनों का, महिष्मती को बचाने, उसको जो कैपिटल को बचाने के लिए, तो रथ मुसला और महाशिलकंटका दोनों रहता है। रथ मुसला माने क्या? रथ पे एक चक्का टाइप का, एक अथी टाइप, भील टाइप अथी टाइप का लगा रहता है, एक काटने वाला टाइप का लगा रहता है, जो भलाल देव लेके निकलता है। हाँ। लेके निकलता है महिष्मती करके जो काटते जाता है, वो क्या रहता है? रथ मुसला कर, रथ में एक मुसला लगा रहता है काटने वाला, वो आगे जाएगा कटते जाएगा, सब कटते जाएगा। ऐसा एक अथी बनाया था। ये अजातशत्रु का ही है। अब याद करो, जो भल्लाल देव के जो उसका भाई था, कौन? प्रभास। तो प्रभास क्या करता है, एक मतलब कि बहुत बड़ा कर्टन फाड़ता है, और कर्टन के 2 तरफ में इतना बड़ा गोला बांध देता है, और गोला बांध करके अब फेंकता है। देखिए ना मूवी। हाँ। तो जो बड़ा बड़ा गोला रहता है ना, वो महाशिलकंटका होता है। महा माने महान, बड़ा, और शिल माने पत्थर, कंटक माने कि महान पत्थर जो रहता है इतना बड़ा, उसको कोई मशीन से फेंक करके किसी का किला को तोड़ने का काम करता है, किसी का दीवार को तोड़ने का काम करता है। तो ये 2 चीज ऐसा रहता है जिसको हेल्प लेकर के अजातशत्रु जीत जाता है फाइनल बज्जी पे। इसी से इंस्पायर होकर के मूवी जो बाहुबली बना है, यहीं से दोनों हथियार लिया जाता है ना, यहीं से लिया जाता है। उसके बाद माना जाता है कि, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार किसको फॉलो करता था, जैन को कि बुद्ध को? तो ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार जो था ना, कहीं मिलता ही नहीं है कि जैन को फॉलो करता था कि बुद्ध को फॉलो करता था। लेकिन हाँ, ये जरूर मिलता है कि बिंबिसार के समय में दोनों थे, माने ये कंटेम्पोररी थे, जैनिज्म के भी कंटेम्पोररी थे और बुद्धिज्म के भी कंटेम्पोररी थे। और जैन के साथ इनका रिलेशन भी था। वो जब बताएंगे, जब जैनिज्म पढ़ेंगे तो बताएंगे क्या रिलेशन था। लेकिन जैन के साथ में बिंबिसार का रिलेशन भी था ना, कोसला देवी के कारण, जो कोसला के राजा प्रसेनजीत रहते हैं, उन्हीं का इसका रिलेशन रहता है। तो आगे देखते हैं, ये हो चुका है यहाँ तक। उसके बाद फिर देखते हैं कि बिल्ड फोर्ट ऑफ राजगिरी, बताएं राजगिरी सिटी को वो बसाए हैं बिंबिसार, लेकिन राजगिरी को फोर्ट को बनाया कौन? अजातशत्रु, ठीक है ना। एक बाच फोर्ट भी बनाते हैं। पटाली एक रिवर आता है, गंगा किनारे एक पटाली एक रिवर आता है, गंगा किनारे पटाली एक नहीं ये वो अभी दूसरा नहीं है, पटाली है दूसरा। बाच फोर्ट बनाते हैं। बाच फोर्ट मतलब क्या होता है कि कुछ दूर तक पानी रहेगा, फोर्ट के कुछ दूर तक पानी रहेगा, और उसके बाद फिर लैंड रहेगा, कि कोई अटैक ना करे। पानी में उसको आना पड़ेगा नीचे, तो पानी में आएगा तो तुम मरा जाओगे, ऊपर से मार देगा कुछ फेंक करके। बाच फोर्ट बनाता है। बस दे दिया फैक्ट, लुसेंट का है ताकि याद रहे वो। उदयन अजातशत्रु का जिस तरह से बिंबिसार को मार के अजातशत्रु उसका बेटा रूल करता है, उसी तरह से उदयन उसको बेटा रहता है जो रूल करता है, उसी को मार करके फिर। और ये क्या करते हैं, गंगा और सोन के नदी के किनारे फोर्ट बनाते हैं। क्या? फोर्ट ऑन कन्फ्लुएंस ऑन गंगा एंड सोन इन पाटलीग्राम, यही इसका बनता है कैपिटल। अपने कैपिटल को शिफ्ट करते हैं, मैंने पाटलीग्राम गंगा किनारे एक सोन और जो गंगा जहाँ मिलता है ना, सोन और गंगा जहाँ मिलता है वहाँ पे एक सोन और गंगा जहाँ मिलता है ना, वहाँ पे मतलब कि एक ग्राम रहता है पाटलीग्राम, वहीं पे एक फोर्ट बनाते हैं। आप उसी को धीरे धीरे अपना कैपिटल बनाते हैं, वही बाद में जाके पाटलिपुत्रा बनता है, मतलब पटना बन जाता है।
इसके बाद उदयन के बाद बहुत सारा रूलर आता है, लेकिन वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट रूलर होता है जो नागदशक होता है, ठीक है ना, जो कि अनवर्दी टू रूल होता है, बहुत अनवर्दी होता है, सही से एक रूल नहीं कर पाता सही से। तो इसी का एक मंत्री होते हैं शिशुनाग, वही इसको मार करके शिशुनाग डायनेस्टी बनाते हैं, ठीक है ना। अमात्य होते हैं नागदशक के, ये वही मार के बनाते हैं। और क्या करते हैं, ये अवंती को हड़पने में इन्हीं का हाथ रहता है। अवंती को फाइनली मिलाते हैं, मगध में यही मिलाते हैं। आपने क्या करते हैं, कैपिटल को कहाँ शिफ्ट करते हैं, वैशाली। आप सोचो, बिंबिसार अजातशत्रु के समय में कैपिटल कहाँ रहता है, राजगृह। राजगृह से पटना कौन शिफ्ट करता है, उदयन। अब पटना से फिर वैशाली कौन शिफ्ट करता है, शिशुनाग, ठीक है ना। अब वैशाली से फिर से पाटलिपुत्रा कौन शिफ्ट करता है, कालासो। कालासो कौन, शिशुनाग का बेटा, और उसको काकबर्न भी बोलते हैं। इन्हीं के समय में तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वैशाली में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्हीं के समय में हुआ था वैशाली में 383 ईस्वी में। तो ये सब याद रखना है। अजातशत्रु के समय में भी जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों, जैन बुद्ध दोनों माना जाता है कि दोनों थे, ये कंटेम्पोररी थे, ये भी थी। तो क्वेश्चन आएगा अजातशत्रु के समय में भी, बिंबिसार के समय में, लिख दिए हैं यहाँ पे बुद्धिज्म जैनिज्म। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है ना कि उसके बाद आता है ये क्या है, महानंदीन। महानंदीन एक रूलर रहता है, जिस तरह से इसका नागदशक लास्ट रूलर होता है हमारा, ठीक है ना, हरियांगा डायनेस्टी का। उसी प्रकार से शिशुनाग का एक लास्ट रूलर होता है, उसका नाम रहता है महानंदीन। महानंदीन ये लास्ट रूलर है किसका, शिशुनाग डायनेस्टी का। अब क्या होता है कि नजाइज, ये लिखे हैं नजाइज लिखे हैं, इसका एक नजाइज बेटा होगा। जैसे होता है ना कि बहुत सारा राजा लोग होते हैं, कहीं गए घूमने के लिए, शिकार पे गए, और ज्यादा खुश मिजाजी आदमी है, किसी को देखे सुंदर लग गया, और राजा को तो पहले था ही अति मन मिजाज वाला आदमी कि अपना वाइफ बना लिए, वाइफ बनाने से पहले ही अपना सब कुछ कर दिया, निकाल गए, बेटा हो गया, भूल गए अपना। उसी तरह से ये था, इनका नजाइज बेटा था, उसका नाम था महापद्म नंद। ये माना जाता है कि इसकी माँ जो थी शुद्रा थी महापद्म नंद। तो ये जो महापद्म नंद था, इसको बहुत कड़वाहट था क्षत्रिय के प्रति, कि मतलब साला हमको तुम ऐसे करके पैदा किए हो तुम लोग हमको, और तुम हम लोग को पैदा करते हो, हम लोग नाली कीड़ा की तरह मरने के लिए छोड़ देते हो, हम बताएंगे तुमको क्या होता है असली शुद्रा का पावर। जब बड़ा होता है तो अपने बाप को ही मार देता है, बाप को ही मार देता है, कहता है कि हम ऐसा रूल बनाएंगे जिसमें कि क्षत्रिय का कोई नाम निशान तक नहीं होगा। और जब बड़ा होता है ना महापद्म नंद, यही नंदा डायनेस्टी का स्थापना करता है। और जब इसी का नाम पड़ता है एकराट, इसी का नाम पड़ता है सर्व छत्रांतक माने क्या, सारा क्षत्रिय को नाश करके जो बनता है ना। सच में नॉर्थ इंडिया में जितना भी क्षत्रिय रहता है ना, सबको मार काट के रूल करता है, बहुत बड़ा एक एम्पायर बनाता है ये जो बनाता है। इसको बहुत तरह के उपाधि से नाम दिया जाता है। इसी को एकराट बोलते हैं, इसी को सर्व छत्रांतक बोलते हैं, इसी को एक छत्र बोलते हैं, एक छत्र रूल किया था, इसी को उग्रसेन बोलते हैं। बहुत बड़ा आर्मी इसके पास था। तो ये सब था। लेकिन इसका जब बेटा आता है धनानंद आता है, इसका आई थिंक 8 बेटा इसके पास था। ये सबसे अंतिम 8वां बेटा था, यह धनानंद था। तो जब आता है तो ये लास्ट रूलर आता है। इसके समय में क्या होता है, 326 ईस्वी में अलेक्जेंडर अटैक करता है। ये उतना बड़ा एक्सपेंशन नहीं कर पाता है। तो इसी को तो हरा करके फिर चंद्रगुप्त मौर्य के हेल्प लेकर के, चंद्रगुप्त मौर्य जो रहते हैं चाणक्य का हेल्प लेकर के अपना ये क्या करते हैं, मौर्य डायनेस्टी बनाते हैं। और उसी के बाद कहानी आगे बढ़ता है। तो ये राइज ऑफ मगध का ये पूरा राइज कैसे होता है, ये कहानी है। हम कहानी के फॉर्म में पूरा बताए हैं कि कैसे मतलब कि मगध कैसे बिंबिसार का नंद हरियांगा डायनेस्टी से स्टार्ट होता है। हरियांगा डायनेस्टी कैसे बिंबिसार अपना मैट्रिमोनियल अलायंस और मिलिट्री एक्सपेडिशन के थ्रू कैसे अपना आगे बढ़ाता है, किसको आगे को कैसे जीतता है, अवंती को जीत नहीं पाता है। फिर आगे बढ़े कहानी अजातशत्रु कैसे काशी जो मिला था दहेज में इसके बाप को, उसको अच्छी तरह से हथिया लेता है। बज्जी को कैसे पूरी तरीका से अपने घुटना पर टिका देता है, और उसके साथ साथ बज्जी काशी सबको कैसे लेकर के मगध का एक्सपेंशन करता है। लेकिन फिर जब हमारा देखते हैं कि हरियांगा डायनेस्टी धीरे धीरे कमजोर होते चला था, उसका रूलर जो होते हैं कमजोर जो रूलर होता है नागदशक के आसपास, कैसे इसको हटा करके फिर से एक बहुत बड़ा एक रूलर आता है शिशुनाग नाम करके, और वो कैसे फिर से अवंती को हराता है, जिसको कि हराने में सक्षम नहीं हो पाया था बिंबिसार। उसी को अवंती को हरा करके मगध में मिला देता है। कैसे ये शिशुनाग करता है ये सब। उसके बाद फिर कालाशोक आता है, जो कि मतलब कि ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वगैरह करवाता है, और ये अपना कैपिटल को शिफ्ट करता है। उसके बाद फिर देखें हम लोग कि नंद डायनेस्टी में महापद्म नंद फिर से कैसे एक महान रूलर आता है, महापद्म नंद, जो कि पूरा क्षत्रिय को नाश करके एकदम नॉर्थ इंडिया में पूरा राज करता है। बहुत बड़ा इसके पास आर्मी रहता है, इसको बहुत सारा टाइटल से इसको जाना जाता है। और इस तरह से फिर धीरे धीरे टूटता है। लेकिन फिर जैसे कमजोर होता था, फिर से कैसे चंद्रगुप्त मौर्य आता है जो मौर्य डायनेस्टी में, और उसके बाद फिर से जब बिंदुसार हल्का सा कमजोर होता था, फिर से अशोका आता है, जो कि कैसे एकदम पूरा राज करता है, पूरा नॉर्थ से साउथ ईस्ट से वेस्ट कैसे राज करता है पूरा। तो मतलब हम देख रहे हैं कि जैसे ही थोड़ा सा भी हमारा मगध के एम्पायर में थोड़ा सा रूलर कमजोर होता है, तो फिर एक ग्रेट रूलर आ जाता है।
फिर थोड़ा सा कमजोर होता है, फिर एक ग्रेट रूलर आ जाता है। इस तरह से मगध का एम्पायर ना बनने में, मगध मतलब एक मगध बहुत बड़ा एक एम्पायर बन जाता है जो कि पूरे इंडिया में रूल करता है लगभग, साउथ को कुछ छोड़ दे तो इस तरह से ये हो गया फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मिलते हैं, थैंक यू।